हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी वाला में। तो साथियों, हमारी संविधान की क्लास चल रही है और हमने बात कर ली है अब तक भाग 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अनुच्छेद 35 तक हमारी बात हो चुकी है। पहले हमने बात करी थी भाग 1 में क्या था, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और वो चला था हमारा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। जो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है वो चला था हमारा आर्टिकल 1 से 4 तक। उसी के बाद जो भाग 2 आया था जिसमें नागरिकता के बारे में बात की गई थी, तो हमने उसमें बात करी थी 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक उसमें बात हुई थी। उसके बाद आया था हमारा भाग 3। भाग 3 में क्या था, जो मूल अधिकार हैं जो हमने USCC से लिए गए हैं, मूल अधिकार, उनके बारे में बात करी थी। और जो उसमें आर्टिकल थे 12 से लेकर 35 तक। तो आज हम बात करेंगे, हमारे अगला भाग है भाग 4 के बारे में बात करते हैं, जो हमारा चलेगा आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो 36 से 51 तक हमारे ये अनुच्छेद हैं भाग 4 में। और इसमें क्या कहा गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको हम बोलते हैं DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसके बारे में बात करते हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, कहाँ से लिए गए हैं, इनके बारे में क्या है। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। जो भाग 4 है, भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको हम DPSP बोलते हैं यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इनको हमने लिया है, जो इनके स्रोत हैं, तो ये चलेंगे 36 से लेकर 51 तक। अगर हम इनके स्रोत की बात करें कि कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, तो ये भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने इनको लिया है। और एक इसके बारे में एक कथन आता है जिसको कहा गया कि भारतीय संविधान की, ये संविधान की मूल आत्मा कहा गया है इनको। किसके द्वारा? जो संविधान की मूल आत्मा कहा गया है, देखिए, मूल अधिकार प्लस नीति निर्देशक तत्व। जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है, वो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा ही इनको मूल अधिकार, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको संविधान की आत्मा कहा गया। बाकी ओवरऑल बात करें कि भारतीय संविधान की आत्मा जो कहा जाता है वो आर्टिकल 32 को कहा जाता है, जिसको भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इनमें कहा गया कि ये सकारात्मक है, ये जो है सकारात्मक है और ये गैर न्यायोचित हैं। ये सकारात्मक हैं और गैर न्यायोचित हैं, और इन्हें लागू करने के लिए आपको विधान की आवश्यकता होती है, यानी कि आप कानून का सहारा लेना पड़ेगा अगर आप इनको लागू कराना चाहते हैं। तो इनके बारे में कहा गया ये समाजवादी हैं, क्योंकि ये समाजवादी है बिकॉज इनको समाज के कल्याण के लिए ही प्रोत्साहित करने के लिए इनको लागू किया जाता है। जो हमें, क्योंकि समाज, जो समुदाय है, जो निचला तबका है, जो भी है, उसके कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं ये DPSP। बात करते हैं आगे, बात करते हैं आर्टिकल 36 की। जो हमारा अनुच्छेद 36 है, इसमें क्या गया, इसे बताया गया है। जो अनुच्छेद 36 है, इसमें जो स्टेट वर्ड है उसकी डेफिनेशन दी गई, यानी कि राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा बात करते हैं कि इसी के साथ एक सेम आर्टिकल आया था, आर्टिकल 12, जो अनुच्छेद 12 था, वो भी इसी का सेम है। उसमें भी राज्य शब्द के बारे में ही बात कही गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 37 के बारे में, जो हमारा आर्टिकल 37 है। उसमें क्या, राज्य द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। जो DPSP हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अगर आपको इनमें परिवर्तन करना है, कुछ करना, तो आपको इनके लिए न्यायालय की शरण लेनी होगी। तो इस वजह से राज्य द्वारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, राज्य द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। बात करते हैं आर्टिकल 38 में फर्स्ट की। इसमें क्या गया, लोक कल्याण की व्यवस्था। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे कि लोक कल्याण हो।
जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय हो और उसी के आधार पर राज्य आगे बढ़ेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से लागू करेंगे। राज्य ऐसी व्यवस्था करेंगे कि व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, उसके आधार पर ही राज्य इसमें काम करेंगे। बात करते हैं अनुच्छेद 38 के 2 में क्या कहा गया है। जो 38 का 2 है उसमें कहा गया है कि राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं की, अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। राज्य ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि जो आय और प्रतिष्ठा में असमानता होती है उसको दूर करने का राज्य प्रयास करेंगे। और उसके लिए संविधान में एक संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन 1978, जो हमारा अनुच्छेद 38 के 2 में कहा गया है कि राज्य आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं की, अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इसको जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इस चीज़ को जोड़ा गया था। बात करते हैं अनुच्छेद 39 के बारे में। जो हमारा अनुच्छेद 39 है इसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, इसी में है। और ये पेपर के दृश्य से बहुत बढ़िया आर्टिकल है, पेपर में पूछा जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन, कोई महिला हो या पुरुष हो, अगर वो एक साथ समकक्ष हैं तो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा और किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के लिए आया था, एक अधिनियम बना था, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है 1976, उसके द्वारा ही इसको अधिनियम बनाया गया था और समान कार्य के लिए ही समान वेतन दिया जाएगा। आप इसमें कोई भी मतभेद नहीं करेंगे। ये अनुच्छेद 39 में कहा गया। 39 के क में क्या कहा गया, देखिए 39 के क में कहा गया है कि समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है उसको न्याय की आवश्यकता है और वो इतना सक्षम नहीं है कि वे कोई वकील कर सके, तो उसके लिए सरकार उसको वकील उपलब्ध कराएगी। जो सरकारी वकील होगा उसको सलाह देगा, उसकी बात को कोर्ट में रखेगा। उसके लिए समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, इसमें कहा गया निःशुल्क विधिक सहायता। वो जो वकील होगा निःशुल्क होगा, उससे कोई भी कानूनी रूप से या किसी भी तरह से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी और समान न्याय मिलेगा उसको। ऐसा नहीं कि आप उसके साथ भेदभाव करेंगे, ऐसा नहीं होगा। समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। अनुच्छेद 39 क्या में कहा गया है ये। और इसके लिए एक संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही इसको इसमें जोड़ा गया था। बात करते हैं, आर्टिकल हमारे पास है 40, अनुच्छेद 40 के बारे में बात करते हैं हम। इसमें क्या गया है कि इसमें कहा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। जो अनुच्छेद 40 है, पेपर में आता है, ये पूछा जाता है। इसमें कहा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाएगा, आर्टिकल 40। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता पाने का अधिकार यानी कि जो व्यक्ति बूढ़े हो गए हैं या बेरोजगार हैं या बच्चे हैं, जो काम करने में अक्षम हैं या परेशान हैं, उनके लिए लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। बूढ़े व्यक्तियों के लिए, बेरोजगारों के लिए राज्य ऐसी योजनाएं चला सकता है। उसके लिए अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि व्यक्ति को लोक सहायता मिले। अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है? जो आर्टिकल 42 है हमारा, प्रसूति सहायता, मातृत्व देखभाल, मातृत्व की सहायता के लिए, प्रसूति सहायता के लिए अनुच्छेद 42 में प्रावधान है। अनुच्छेद 42 ही प्रसूति सहायता के लिए
कहा गया है, यानी कि मातृत्व देखभाल, मातृत्व सहायता के लिए अनुच्छेद 42 में कहा गया। जो अनुच्छेद 43 है 43, इसके बारे में बात करते हैं। कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। जो कर्मचारी हैं उनके जीवन यापन के लिए मजदूरी या काम धंधा मिले, उसके लिए उद्योगों का विकास करना होगा। राज्य ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे और इसके लिए एक योजना भी लागू हुई थी, देखिए 2005 में मनरेगा, वो इसी के अंदर आती है जो मनरेगा योजना है। और ऐसी व्यवस्था करेगा, राज्य शब्द का मतलब होता है देश से, देश या राज्य उसी के आधार पर। तो ऐसी कर्मचारियों को निर्वाह व मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना होगा राज्य को, और उसके लिए अधिनियम आया था, जैसे एक योजना चालू हुई थी मनरेगा 2005 में। बात करते हैं अनुच्छेद 44 की, जो हमारा आर्टिकल 44 है। इसमें क्या कहा गया है? समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में है समान सिविल संहिता। जो समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद 44 में कि समान नागरिक संहिता, अब एक राज्य में हमारे में समान नागरिक संहिता लागू है, वो है गोवा। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। इसी के आधार पर बात हुई है अभी उत्तराखंड के लिए भी कि उसमें भी समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, लेकिन अभी लागू नहीं हुई है। एक ही राज्य है भारत में वर्तमान में जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है, वो है गोवा। बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। इसमें क्या कहा गया है कि बाल्यावस्था में बच्चों की देखभाल व शिक्षा का प्रयास कौन करेगा? राज्य। जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनके विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए ऐसे प्रावधान बनाने होंगे राज्य को कि उनका विकास हो और उनको शिक्षा मिल सके। जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनके लिए उनकी देखभाल व उनको शिक्षा के लिए काम करेगा राज्य, अनुच्छेद 45 में कहा गया। जो अनुच्छेद 46 है हमारा 46, इसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अन्य दुर्बल वर्गों के अर्थ संबंधी हितों की रक्षा। जो राज्य है वो ऐसी योजनाएं लागू करेगा कि जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं या अन्य दुर्बल वर्गों के लोग हैं उनके अर्थ संबंधी, अर्थ का मतलब होता है धन संबंधी, इसका होता धन संबंधी हितों की रक्षा करनी होगी अनुच्छेद 46 के अनुसार। बात करते हैं आर्टिकल जो हमारा 47 है। अनुच्छेद 47 में क्या कहा है कि लोक स्वास्थ्य व सुधार। इसमें कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य व सुधार, राज्य ऐसी व्यवस्थाएं करेगा कि जो उसके यहाँ व्यक्ति हैं उनकी सहायता के लिए या उनके कल्याण के लिए ऐसी योजनाएं बनाएगा कि व्यक्तियों को लोक सुधार हो, उनका स्वास्थ्य ठीक हो, ऐसी योजनाएं लागू करेगा। इसी में आ जाता है मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकता है राज्य। जितने भी मादक पदार्थ होते हैं उनकी बिक्री पर, उनके उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है राज्य। ये 47 में कहा गया है। तो राज्य ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि अपने यहाँ मादक पदार्थों की बिक्री पर, उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 48 की 48। इसमें कहा गया है कि कृषि एवं पशुपालन का विकास। राज्य अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि कृषि व पशुपालन के विकास के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए राज्य ऐसी योजनाएं लागू करेगा, ऐसे काम करेगा कृषि और पशुपालन का विकास हो। जो अनुच्छेद 48 क्या है, बहुत बढ़िया आर्टिकल है और ये पेपर में पूछा जाता है कि पर्यावरण का संरक्षण करना होगा। अनुच्छेद 48 के अनुसार पर्यावरण का संरक्षण करना होगा, उसका संवर्धन करना होगा और वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा राज्य। व्यक्ति को
राज्यों को ऐसी व्यवस्थाएं करनी होंगी कि वन, वन्य जीवों और पर्यावरण उनकी रक्षा हो। पर्यावरण में वन भी आ जाएंगे, पर्वत पहाड़ सभी आ जाएंगे पर्यावरण के अंतर्गत, तो उनका संरक्षण, संवर्धन, वन में वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा राज्य। और जो 48 के है इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस आर्टिकल को जोड़ा गया था 48 क्या को। बात करते हैं 49 के बारे में, अनुच्छेद 49। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं या स्थान हैं, जितनी भी इमारतें हैं जो राष्ट्रीय महत्व की हैं, उनके संरक्षण के लिए ऐसी योजनाएं लागू करनी होंगी। उनके संरक्षण के लिए ऐसे कानून बनाने होंगे कि उनके महत्व और इसको बनाए रखा जाए। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण किया जा सके। आर्टिकल 49 के अनुसार ये इसमें कहा गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 50 के बारे में। जो अनुच्छेद 50 है इसमें कहा गया कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है। कार्यपालिका कार्यपालिका को न्यायपालिका से को पृथक किया गया। यानी कि कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में, न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अनुच्छेद 50 के अनुसार, जो आर्टिकल 50 है उसके अनुसार कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया। जो अनुच्छेद 51 है, जो भाग 4 की बात करी थी हमारे 36 से 51 तक, तो उसका लास्ट आर्टिकल है ये 51। इसमें कहा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए अभिवृद्धि करनी होगी, ऐसी व्यवस्थाएं बनानी होंगी। बात करते हैं, इसी में आ जाता है एक हमारा भाग 4 के बारे में। जो भाग 4 क्या है, जिसमें हम बात करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में, और इसी में एक ही आर्टिकल आता है हमारा भाग 4 के, और आर्टिकल 1 ही आता है इसमें, अनुच्छेद 51 क्या। तो इसमें मूल कर्तव्य हैं भाग 4 के में, और इसी में एक ही आर्टिकल आता है केवल 51 क्या। जो मूल कर्तव्य हैं जब संविधान बना था तब तो नहीं थे ये, लेकिन समय के अनुसार जब इनकी आवश्यकता हुई तो इनको जोड़ा गया है। 51 क्या को आर्टिकल को जो जोड़ा गया है, उसके लिए एक समिति बनी थी, जिस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया है। और इसके लिए संशोधन हुआ था संविधान में, 42वां संशोधन 1976 में, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया है। और बात करते हैं जो हमारा मूल कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। ये लिए गए हैं USSR, या बोल सकते हैं आप पूर्व सोवियत संघ या रूस, इनको बोल सकते हैं पूर्व सोवियत संघ या रूस भी आप कह सकते हैं। जब रूस अविभाजित था उस टाइम की बात है ये, अब तो रूस के बहुत टुकड़े हो गए तब से। तो USSR एक था, उसके बाद USSR पूर्व सोवियत संघ या कह सकते हैं आप, रूस से हमने इनको लिया है। बात करते हैं जब हमने इनको संविधान में जोड़ा था तो उस टाइम पे जो 1976 की बात है, 1976 में राष्ट्रपति थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद। जो हमारे राष्ट्रपति थे 1976 में
फखरुद्दीन अली अहमद, और उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। जो हमारे पीएम थी इंदिरा गांधी थी। तो बात करते हैं इनकी संख्याओं के बारे में। जब हमने 1976 में इनको जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो उस टाइम पर इनकी संख्या थी 10, लेकिन एक और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इनकी संख्या है 11। हमने एक और इसमें ऐड किया है जो 11वां है, जो 11वां हमारा मूल कर्तव्य है, उसको हमने जोड़ा है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। जो 86वां संविधान संशोधन है उसको हमने 2002 में ऐड किया है इसमें। तो बात करते हैं कि हमारे जो 11 मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो पहले के बारे में बात करते हैं कि संविधान का पालन करें और राष्ट्र ध्वज, संस्था और राष्ट्रगान का सम्मान करें। जो हमारा पहला मूल कर्तव्य है उसमें क्या है कि संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करें। जो हमारा दूसरा मूल कर्तव्य है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोए रखें। जो हमारे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हैं उनको प्रेरित किया है, राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया है, जो देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने काम किया है उनके जो आदर्श हैं उनको संजोए रखें, उनको याद रखें, उनको बनाए रखें। जो हमारा तीसरा मूल कर्तव्य है, बात करते हैं भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें एवं अक्षुण्ण बनाए रखें। हमारा तीसरा मूल कर्तव्य है कि जो भारत की एकता व अखंडता है उसको बनाए रखें, उसको अक्षुण्ण रखें और देश की अखंडता के लिए काम करें। जो हमारा चौथा मूल कर्तव्य है, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जो अगर राष्ट्र को ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्र आपसे आह्वान कर सकता है कि आप देश सेवा के लिए तत्पर रहें। जो हमारा पांचवा मूल कर्तव्य है वो समरसता व भ्रातृत्व की भावना पैदा करें। समरसता व भ्रातृत्व की भावना पैदा करें कि आप जाति, धर्म, वेशभूषा, भाषा, रहन सहन के आधार पर भेदभाव ना हो, उसको बनाए रखें और भ्रातृत्व की भावना पैदा करें। जो हमारा छठा मूल कर्तव्य है इसमें है कि हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे व परिरक्षण करें। जो हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराएं हैं उनको बनाए रखें और उनका परिरक्षण करें। जो हमारा सातवां मूल कर्तव्य है उसमें कहा गया कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। वन, वन्य झील, वन, झील, पर्वत, तालाब, वन्य जीव, उन सभी की रक्षा करें, पर्यावरण को गंदा ना करें। पर्यावरण के लिए ही इसमें कहा गया है। जो हमारा आठवां मूल कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। इसमें कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाएं, मानववाद व ज्ञानार्जन की भावना की सुधार की भावना को आगे बढ़ाएं, जिससे कि देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। उसके बारे में ये हमारा आठवां मूल कर्तव्य है। हमारा मूल कर्तव्य है 9 में क्या कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहें। देखिए बहुत ही बढ़िया बात है। जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको आपको संभाल के रखना है, उनकी सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। अहिंसा अपनाएं, हिंसा ना अपनाएं, अहिंसा का रास्ता अपनाएं। जो हमारा 10वां मूल कर्तव्य है उसमें कहा है व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें। जो व्यक्तिगत व सामूहिक क्षेत्र हैं उनमें सभी को उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। जो हमारा 11वां और अंतिम मूल कर्तव्य है जिसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक अभिभावक, जो बच्चे के संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, उनका ये अधिकार है, उनको यह कर्तव्य है। जो हमारा 11वां और अंतिम मूल कर्तव्य जोड़ा गया, उनका यह कर्तव्य है प्रत्येक अभिभावक है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा मुहैया कराएं, शिक्षा से वंचित ना रखें। ये है 6वां, 11वां और हमारे ये 11 मूल कर्तव्य थे। बात करते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्य के लिए हैं।
जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य के लिए हैं और जो मूल कर्तव्य हैं वो व्यक्ति के लिए हैं। इसमें सभी के लिए हो जाते हैं ये, और ये पर्सनल पार्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए होते हैं। जो हमारे मूल कर्तव्य पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए होते हैं, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये दंडनीय नहीं है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो दंडनीय नहीं हैं, और जो मूल कर्तव्य हैं अगर आप अपने कर्तव्य से हटते हैं, कर्तव्य का पालन नहीं करते, तो आपको उसके लिए सज़ा मिलेगी, वो दंडनीय है। तो साथियों हमने बात कर ली है, ये हमारे भाग 4 और 4K के बारे में हमने बात हो गई है हमारी। तो आगे इसी तरह हम संविधान के आगे क्लास जारी रखेंगे, और संविधान को इसी तरीके से आप क्रैश कोर्स के हिसाब से मानकर चलिए हम जल्दी क्लासों को ख़त्म करेंगे जो मोस्ट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। जितने भी प्रश्न, आपको कोई प्रश्न नहीं बचेगा, और हमसे जुड़े रहिए, क्लास देखते रहिए इसी तरह से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।